सिंह है। मैं पंजाब से आया हूँ और इस संगठन से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। आज का जो दूसरा एजेंडा है हमारा, अमेरिकी लोकतंत्र में कुलीन तंत्र का उदय और एलन मस्क द्वारा समर्थित डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद दुनिया पर में इसका प्रभाव। इस एजेंडे के बारे में हम बात करेंगे इस पूरे एजेंडे पे। तो पहला मैं इसकी मोटी मोटी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिसको कुलीन तंत्र कहा गया है, इंग्लिश में इसको ओलिगार्की कहा गया है। ये ओलिगार्की वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है, ये काफ़ी पुराना, डिक्शनरी में तो वर्ड तो काफ़ी पुराना है, लेकिन ये उस समय का है ये शब्द, ये वर्ड जब राजनीतिक सत्ता और आर्थिकता किसी एक आदमी के अधीन होती थी। अब भी जे मोटा मोटी इसको समझा जाए बिल्कुल ही मतलब साधारण शब्दों में, तो ओलिगार्की उसको बोलते हैं जो कैपिटलिस्ट भी होता है और वो राजनीतिवान भी होता है। क्योंकि इन जर्नल कैपिटलिज्म में हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी एक डिवीजन ऑफ लेबर की हुई थी कि जो राजनीतिक लोग थे उनका काम था सब लोगों के हितों को देखना कैपिटलिज्म के मुताबिक। जैसे स्टेट को वो कहते हैं कि स्टेट एक सामाजिक संगठन होता है, वो समाज के सारे वर्गों की प्रतिनिधित्व करता है, ये कैपिटलिज्म का कहना है। लेकिन जो पहले इनकी डिवीजन ऑफ लेबर थी वो ये थी कि कैपिटलिस्ट जो होते थे उनका काम सिर्फ अपनी पूंजी को बढ़ाना था, जीडीपी को बढ़ाना, रेट ऑफ ग्रोथ को बढ़ाना उनका मेन फोकस होता था। उनको राजनीति में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती थी कि कौन आ रहा है पावर में, कौन जा रहा है पावर से। क्योंकि कैपिटलिज्म के अंडर जो राजनीति है उसका मेन काम है जो वो इंडस्ट्री नू या खासकर कैपिटल को रिप्रेजेंट करना है कि कैपिटल कैसे ऐसी नीतियां बनाई जाए जिससे पूंजी है जो वो सरल तरीके से आगे बढ़े और उसकी बढ़ने की स्पीड भी तेज हो जाए। और अभी अभी जो मैं बात कर रहा था पंजाब के बारे में आपके साथ एक, कि वो बिल ले आए, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बिल लेकर आई। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब जे कानून बनाया कि असी पानी को डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं पानी के मसले को, तो उनका वहाँ जो प्रस्तावना लिखी हुई है ना, उसमें ये प्रस्तावना में ये लिखा है कि हमारा काम कैपिटल को जो समस्याएं आ रही हैं, विकास को जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करना हमारा काम है। तो विकास को इसमें कैसे समस्या आती थी? पहले इनको इन्वायरमेंट असेसमेंट इम्पैक्ट की एक सुनवाई करनी पड़ती थी। जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की सुनवाई के दौरान अगर लोग ज़्यादा ये चाहते कि नहीं जहाँ ये प्रोजेक्ट लगेगा तो हमारे इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़ेगा, तो एक लेवल पे वो प्रोजेक्ट को वहाँ से रोक दिया जाता था। अब इनको जो मंजूरी लेनी होती है, या तो जो हमारा केंद्र का जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने वाली एजेंसी है उससे लेनी पड़ती है, और साथ में कई बार स्टेटों में जो हमारे ये बड़े हुए हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की एजेंसी बनी हुई है उससे लेनी पड़ती है।
अब इन्होंने बहुत झंझट मिटाने के लिए कि कैपिटल को और सखाड़ा करना है और इजी करना है, उसके लिए इन्होंने ये सारी शर्तें हटानी शुरू कर दी है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी सरकार ने उड़ा दिया है और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी सरकार ने उड़ा दिया है। अब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो उनसे किसी मतलब जो प्रोटेक्शन एजेंसी से वो कोई सर्टिफिकेट लेंगे और बाद में वो खुद दे देंगे सर्टिफिकेट उसको कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये कोई इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करता। उसमें चाहे वो फैक्ट इधर उधर की दे दे, जैसे हमारे अभी हमने देखा कि जो सेंटर का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने एनजीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी गंगा के पानी के बारे में, तो वो उसने की थी कि जो इसमें फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हैं, मुझे एक बैक्टीरिया का ग्रुप है जो ज़्यादातर मल में पाया जाता है, जो आंत में पैदा होते हैं, चाहे पशु की में हो चाहे बंदे की में, कि वो निर्धारित मात्रा से बहुत ज़्यादा है। निर्धारित मात्रा जो बताई गई वो बताई गई कि वो 100 ml वाटर में 2500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए वो बैक्टीरिया। लेकिन उन्होंने कहा कि फलान घाट पे 49,000 हैं जे, और इस घाट में 47,000 हैं, इस घाट में 32,000 हैं, मतलब बड़े ही काम है। तो जब ये बात आई तो जोगी सरकार की किरकिरी होनी शुरू हुई कि यार ये इतने गंदे पानी में लोगों को डुबकी लगवा रहे हैं जी। तो जोगी सरकार ने अपने जो स्टेट का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था उसको बोला कि यार आप दो ना कोई रिपोर्ट हमारे को। तो उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट में जहाँ तक कह दिया कि जे नहाने के लिए तो सफिशेंट है ही है, जे पीने के लिए भी ठीक है पानी। तो दो मतलब जो हमारी इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं, सेंटर की और स्टेट की, उनमें कन्फ्लिक्ट आ गया। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उनको तलब कर लिया, यूपी वाली एजेंसी को। तो उन्होंने कोई बड़ी सारी रिपोर्ट दी थी उनको, काफ़ी मोटी डाडी, और वो रिपोर्ट गलत नहीं थी, रिपोर्ट वो भी ठीक थी, लेकिन वो पुरानी थी रिपोर्ट, और जिसके आधार पे उन्होंने अभी ये कह दिया जोगी ने अपनी विधानसभा में कि ये तो वैसे ही सनातन के खिलाफ लोग हैं, जो सनातन परंपराओं के खिलाफ बोलते रहते हैं। पानी तो पीने के लायक भी है, नहाने के लायक तो है ही है। मतलब ये एजेंसियां अब उड़ा दी गई है एक किस्म से। जब आपको उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, तो डीक्रिमिनलाइज का मतलब ये है कि अब कोई भी पानी को पोल्यूट करेगा उसको सज़ा नहीं होगी। पहले तो 6 साल तक भी प्रोविजन सी सज़ा की, 6 महीने से लेकर 6 साल तक सज़ा हो सकती थी। अब क्या है, अब तो सिर्फ जुर्माना होएगा। वो 10,000 से कोई मतलब 15,000 के लगभग वो जुर्माने का उन्होंने प्रावधान रखा है। पंजाब ने तो 5,000 से 15,000 रखा है। तो ये बातें जो हो रही है, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी राजनीतिवान ने जो वो एंटी कैपिटल नहीं जा सकते, क्योंकि वो कैपिटल नू ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये उनकी ड्यूटी है कि कैपिटल की मूवमेंट को कैसे सखाड़ा करना है और उसको कोई भी बाधा आने नहीं देनी, कोई भी डिक्का उनको आने नहीं देना, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी लाइन इन दोनों में दिखती थी कि ये कैपिटलिस्ट हैं, ये पॉलिटिशियन है। जैसे हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि मतलब
जे अडानी है, जे अंबानी है, और जे मोदी है, जे अमित शाह है, जे केजरीवाल है। जे एक ब्रीक सी लाइन इनमें अब दिखती है। लेकिन अब जो नया ट्रेंड दुनिया में, अमेरिका में जो शुरू हुआ है, वो ये शुरू हो गया है कि जो अरबपति थे वो अरबपति अब सीधे कैबिनेटों में आना शुरू हो गए हैं। ट्रंप की इस कैबिनेट में मेरा ख्याल 16 मंत्री हैं, नहीं 13 अरबपति। 13 अरबपति ट्रंप की मौजूदा कैबिनेट में हैं। और जो दुनिया का मतलब अमीर आदमी है एलन मस्क, वो तो उसका एक बड़ा मंत्री है जिसके डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी रखा हुआ है, जिसको DOGE, हाँ डॉगी भी बोलते हैं इसको। मतलब वो काम तो डॉगी वाला ही करता है। वो आजकल जब हम देखते हैं ना उसकी स्पीचें वगैरह, वो ऐसी काम करता है। तो कहने का मतलब ये ओलिगार्की है जो, वो ये है कि अब वो सीधा सीधा कैबिनेट में आ गए। जैसे इंडिया में भी हमारी जो कैबिनेट है मोदी कैबिनेट, इसमें 99% जो हमारे मंत्री हैं वो करोड़पति हैं। तो करोड़पति है जो, वो गरीब का इंटरेस्ट क्यों देखेगा? ऐसे तरह जो अरबपति है ट्रंप वगैरह, वो गरीब का इंटरेस्ट क्यों देखेगा? और उसने वो भी नहीं बढ़ना, मिनिस्टर भी नहीं बढ़ना, उसने इलेक्शन भी नहीं लड़नी, उसने वोट भी प्राप्त नहीं करने। क्योंकि राजनीतिक लोगों को थोड़ा मोटा लोगों का ख्याल इसलिए भी रखना पड़ता है ना कि उन्होंने वोट लेने हैं। इसलिए वोट लेने के लिए उनको इधर उधर का करना पड़ता है। इसलिए ये जो अब नया ट्रेंड शुरू हो गया है, अब इसमें देखो अफेक्ट क्या आ रहा है। इसका अफेक्ट इसका ये आ रहा है, जब ट्रंप आ गया, पहली बात तो ये देखो एक चीज़ कि पहली बार आपने ये देखा होगा किसी देश की इलेक्शन में कि कोई अरबपति किसी राजनीतिक लीडर के बारे में प्रचार करता है उसकी फेवर में कि आप ट्रंप को वोट पाओ, और उसके लिए वो स्कीमें देता है कि अगर आप वोट पाओगे तो ये इस स्कीम के तहत आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, इस स्कीम के तहत। मतलब वो एक टाइप का, अब हम कहते हैं ना हमारे लोग वोट खरीदते हैं, मतलब इंडिया भर के मुल्क को तो लोग कहते हैं यार गरीब हैं लोग। जहाँ 81 करोड़ लोग बेचारे 5 kg अनाज के लिए दर दर भटकते हैं, और वहाँ जहाँ अच्छी खासी लोगों की इनकम है, वहाँ भी उन्होंने इस बार पैसा बांटा है। लेकिन पैसा इस तरीके से बांटा है कि उन्होंने कुछ स्कीमें बनाई कि इस स्कीम के तहत आपको अगर ट्रंप को वोट डालोगे तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। मतलब ये पहली बार हुआ। दूसरा ये पहली बार हुआ कि वो इस बार सीधा उनको मंत्रिमंडल मिला। इसका अफेक्ट देखो क्या आ रहा है। इसका अफेक्ट एक तो ये है कि इन्वायरमेंट वाला उन्होंने कह दिया कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ट्रंप ने कह दिया सीधा सीधा। क्योंकि ट्रंप ते एलन मस्क अब एक जैसे इसलिए भी हो गए हैं कि ट्रंप ने भी आगे इलेक्शन नहीं लड़ दी, उसका भी ख़त्म है काम, क्योंकि उसका वो सेकंड टेन्योर है, इसलिए अगली था उसकी कोई मतलब उसने राष्ट्रपति की इलेक्शन लड़नी ही नहीं, इसलिए लोगों के साथ वो वास्ता उसका रहे ही नहीं। और इसलिए वो इस बार अपने पिछली टर्म नालों इस बार ज़्यादा मनमर्जी कर रहा है। उसकी एक वजह ये भी है कि उसको लगता है कि बस अपना तो यही है, हुण आपां जो चमदियाँ चलाउणियां ने चला लो। अब वो चला रहे हैं। और इसके लिए एक तो देखो उन्होंने ये कह दिया कि जैसे कि इन्वायरमेंट कोई मुद्दा नहीं, ये तो ऐसी हुआ खड़ा किया हुआ है। मतलब क्लाइमेट चेंज को उन्होंने मतलब बिल्कुल ही ऐसे बना दिया कि ये तो कोई इशू ही नहीं हैगा दुनिया का, जहाँ मानवता के सामने ये कोई इशू थोड़ी ही है। है जी, हाँ। तो दूसरी बात ये है कि दुनिया दे विच अमरीका दी एक संस्था सी जिसनों US एड कहा जाता,
वो अलग अलग स्कीमों में पैसे बांटती थी। वो पैसे सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने मतलब जैसे ये एक बात हमारे सामने आ गई ना कि मोदी को इन्होंने मतलब जो वोटर टर्न आउट जो परसेंटेज की उसको बढ़ाने के लिए मतलब 210 करोड़ रुपया देता। यही बात नहीं कि उसने वोटों के लिए ही देते हैं। वो अलग अलग हेल्थ स्कीमों में, अलग अलग गरीब देशों में एजुकेशन के लिए, जो और भी कई चीज़ों के लिए, इवन अमेरिका में भी उसके अंडर बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिसके तहत गरीबों को फायदा होता था। और अब इन्होंने सबसे पहले कह दिया कि ख़त्म सारी यूएस एड की जितना भी पैसा यूएस एड के तहत जाता था अब वो नहीं जाएगा कहीं भी, अमेरिका में भी नहीं जाएगा। और अगली बात ये कि उन्होंने बहुत धड़ल्ले से कहना शुरू किया कि जितने भी प्रवासी वहाँ लेबर है जिनके पास पूरे कागजात नहीं हैं, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट नहीं हैं, और वो अब रह नहीं सकेंगे। और साथ की साथ एक बात नहीं कर दी, वो कर दी कि जेड़ा भी कोई आदमी 44 करोड़ डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा उसको उसी समय नागरिकता मिल जाएगी। अब देखो बात कि डॉलरी 44 करोड़ डॉलर जो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा उसको उसी समय नागरिकता मिलेगी। और जिसके पास जो आम लेबर करने गए हुए लोग हैं या कुछ थोड़े मोटे जो एक्सपर्ट हैं अलग अलग फील्ड दे, जिसके बगैर उनका काम चलना भी नहीं है। क्योंकि अब जब हम कह रहे हैं ना कि पूंजी का फ्लो तो जा रहा है इधर उधर कहीं भी जाए, पूंजी को तो खुली छूट है, तो लोगों को खुली छूट क्यों नहीं? और ये बात बिल्कुल सच है कि दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इधर उधर की लेबर के बगैर अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर लेगा। क्योंकि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास हर चीज़ सफिशेंट हो। उसके पास मिनरल सफिशेंट हो, उसके पास पेट्रोलियम पदार्थ सफिशेंट हो, उसके पास कोल सफिशेंट हो, नहीं है कोई ऐसा। कहीं ना कहीं से उनको लेना ही पड़ता है। जिसलिए हम कह रहे हैं कि दुनिया इंटरडिपेंडेंट हो गई है। और ये इंटरडिपेंडेंट कैपिटल के मामले में या नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में नहीं हुई, ये ह्यूमन रिसोर्सेज के मामले में भी इंटरडिपेंडेंट है। इससे पहले जिन लोगों को इन्होंने बुलाया, जिनको इन्होंने अलग अलग स्कीमों में वीजे दिए, वो कोई मतलब वो परोपकार नहीं किया उन्होंने, वो इसलिए दिए कि उनका सिस्टम नहीं चलता। अगर वो एक्सपर्ट उनके पास नहीं है, वो टेक्नोक्रेट उनके पास नहीं है, तो कहाँ से भी मिलता है दुनिया से, वो वहाँ से ही हायर करते हैं। लेकिन अब आम लोगों को कैसे वो मतलब परेशान करते हैं। अब वो देखो आर्मी के प्लेन में आदमियों को भेजते हैं, फिर उनको बेड़ियाँ, उनको हथकड़ियाँ डालते हैं। हमारे अमृतसर में तो 3 जहाज़ तो आ गए ना उनके ऐसे लगाए हुए, बेड़ियाँ लगाए हुए। और पहले जहाज़ के बाद जब रौला पाया तो उस समय कह रहे थे हमारे विदेश सचिव, इसने वो बुलारे ने कहा, फॉरेन डिपार्टमेंट वाले ने, कि हम मोदी जी जा रहे हैं, ट्रंप से बात करेंगे, आइंदा वो ऐसा हमारे साथ लोगों के साथ नहीं करेंगे। लेकिन उसमें छोटा सा सुधार हुआ कि उन्होंने बच्चों को और औरतों को बेड़ियां नहीं लगाई, बाकी जितना यूथ था या जो उससे बड़े थे सबको बेड़ियां लगा के ही उन्होंने भेजा है। और ये कल्ला इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में भेज रहे हैं वो। इसलिए पूरी दुनिया में इस बात की अफरा तफरी है। और इस करके ये एजेंडा जो अब ओलिगार्की बन गई है, और इसके साथ एक छोटी सी बात मैं और इसको ऐड करना चाहता हूँ, जिसका वो नया एक वर्ड आ रहा है, वो
जिसको वो नया है, वो ओलिगार्की तो पुराना है ना, जो नया वर्ड आ रहा है वो आ रहा है टेक्नो फ्यूडलिज्म। ये टेक्नो फ्यूडलिज्म क्या है? ये टेक्नो फ्यूडलिज्म वो लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी पे कब्जा कर लिया, और टेक्नोलॉजी पे जो कब्जा कर रहे हैं वो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट नहीं कर रहे, वो कोई किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करते। जैसे फैक्ट्री में आप कोई चीज़ का निर्माण करते हो ना, टेक्नो फ्यूडलिज्म वाले किसी चीज़ का निर्माण नहीं करते। वो जैसे उन्होंने नेट चला दिया और उन्होंने उसके वो अलग अलग ये चला दिए। अब इंस्टाग्राम चला दिया, अब फेसबुक चला दी, पता ही नहीं क्या क्या चला दिया। वो पहले उसको ट्विटर कहते थे, आजकल उसको एक्स कहने लगे, वो चला दिया सब कुछ। और एक बात उसमें ये है कि वो चला के उसका पैसा वसूल रहे हैं, और काम कौन कर रहा है? काम हम लोग कर रहे हैं बगैर बेच लिए। जो ट्विटर करते हैं ना, वो मत सोचो कि शायद वो बहुत कोई बड़ा काम कर रहे हैं कि उससे देखो जी अवेयरनेस फैल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो इनके किसी भी ऐसी डिवाइस को पे काम करते हैं लोग, वो किसी ना किसी तरीके से उनका काम कर रहे हैं और उनको पैसे बनवा रहे हैं, और उनका मतलब फ्री में काम करने लगे हुए हैं। अब देखो इसका टेक्नो फ्यूडलिज्म क्यों ना रखा गया? क्योंकि जो फ्यूडल थे, जो पुराने लॉर्ड थे, वो कोई काम नहीं थी करते। वो तो सिर्फ लोगों से वो बटाई ही लेते थे। जितना अनाज होता था उसमें से अपना हिस्सा लेकर उससे कमाई करते थे। वो आप खुद नहीं सी करते, ये भी आप खुद नहीं करते कुछ भी। एआई से जो कर रहे हैं ये सारा कुछ, ये आप इन्होंने कुछ नहीं करना किसने है? लोगों से करवाना है, और फ्री में करवाना है। पैसा किसको जाएगा? उनको जाएगा। अगर आप व्हाट्सअप कर रहे हो, आप फेसबुक कर रहे हो, आप ट्विटर कर रहे हो, तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम कारपोरेट का किसी ना किसी तरीके का ये काम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेनिफिट उसको हो रहा है, काम हम कर रहे हैं और हमें कुछ ही नहीं मिल रहा। जेड़े कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोग काम करते हैं, यूट्यूबर वगैरह, उसको अगर वो देते हैं, कितना का देते हैं यार, बहुत ही माइनर देते हैं, और उनसे लोगों से कितने जोड़ के वो लोगों को अपना काम फ्री में करवाते हैं। इसलिए इनको टेक्नो फ्यूडलिज्म का नाम जेड़ा ये नया वर्ड आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि पूंजी से, पैसे से, डॉलर से बड़ा डाटा हो गया। अगर आप सवाल करोगे ना कि डाटा बढ़ा या पूंजी या डॉलर, वो कहेंगे डॉलर नहीं, डाटा बढ़ा। आजकल देखो जे सब आप सुनते हो, डाटा चोरी हो जाएगा, डाटा सुरक्षित नहीं, डाटा फलाना, डाटा किस चीज़ को कहते हैं? आप किसी भी जो ये डिवाइस है इनकी, उनमें कोई चीज़ भी डाल देते हो वो डाटा बन जाती है। अगर मनीराम अपनी फ़ोटो भी डाल देता है ना, वो डाटा है, उसको उन्होंने किसी ना किसी तरीके से उपयोग लेना है। अगर आप अपना नाम, अपनी एज, अपना सेक्स, जे वगैरह डाल देते हो तो ठीक है, उनके लिए वो डाटा बन गया, उनके लिए वो काम की चीज़ बन गई। उससे उन्होंने बहुत कुछ नकूड़ के जे, और ऐसे करके कह रहे हैं कि जे टेक्नो फ्यूडल हैं, ये ही आजकल नैरेटिव सेट करते हैं। आने वाले दिनों में आपको गूगल एडवाइस करूँगा कि वोट किसको डालनी है, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आपको वो गाइड करेगी कि इसको डालो, आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। इसलिए ये वो जो नैरेटिव सिरज रहे हैं, इसका असर ये पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में आपने खाना क्या है, आपने पीना क्या है, आपने पहनना क्या है, आपने तुरना कैसे है, आपने बैठना कैसे है, आपने खाना कैसे खाना है, कौन सा खाना है, पहनना है तो कौन से ब्रांड का पहनना है,
ये सारी बात वो तय करते हैं, वो एजेंडा वो सेट करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अगर हम लोग इन बातों में अवेयर ना होए तो वो समाज का पूरा एजेंडा सेट करके हमारे हाथ में थमा देंगे। इसलिए ये जो मतलब आपा ने ऑल इंडिया कमेटी में एजेंडा लगाया है, इसको हल्के में मत लेना। इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है कि दुनिया में इनके ये जो नया ट्रेंड आ रहा है, ये नया ट्रेंड कैसे दुनिया के लोगों को प्रभावित करेगा और कैसे बगैर कुछ मतलब किए। आजकल कह रहे हैं कि जितने अरबपति है ना, उनकी जो टोटल प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने संपत्ति बनाई है, उसमें 70% हिस्सा, जो 70% हिस्सा है, वो इस बात का है जिसमें कुछ भी उन्होंने निर्माण नहीं किया। सिर्फ 30% का हिस्सा ही ऐसा है उनकी प्रॉपर्टी में जिसमें उन्होंने कुछ बना के दिया है। इसलिए ये मेरी ड्यूटी लगी थी कि मैं इस एजेंडे को आपके सामने